पिछली वीडियो में हम लोग जननद्रव्य की चर्चा कर चुके थे। जननद्रव्य के बाद में आपके टॉपिक आता है आगे जीन कोष के बारे में। जीन कोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये 12th एग्रीकल्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो डेफिनेशन जितनी भी दे रखी है ना, जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो लगती तो काफ़ी छोटी छोटी है, पर ये जो इंपॉर्टेंट काफ़ी है, आप अगर इनको याद करते हो तो आपके जो 1 नंबर है ना, ये कन्फर्म हो जाता है और आपके लिए एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और जेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीन कोष। ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना। परिभाषा काफ़ी इजी है, आसानी से अगर आप इनको याद कर लेते हो तो नंबर एक एक आसानी से ला सकते हो इनमें। तो चीज़ है आपके आज का टॉपिक है जीन कोष किसे कहते हैं। परिभाषा पहले वो क्लियर कर लेते हैं। देखो मैं पहले बोलता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जीन कोष क्या है? पादप प्रजातियों का वह समूह है जिनमें सम्मिलित की गई पादप प्रजातियों में आपस में संकरण हो सकता है, वो जीन कोष कहलाती हैं। दोबारा सुनना, पादप प्रजातियों का वह समूह है जिनमें सम्मिलित की गई पादप प्रजातियों का आपस में संकरण हो सकता है, उन्हें हम जीन कोष कहते हैं। मैं इनको लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप नोट कर लो अपने जो क्विक नोट्स बना रहे हो उनमें। पादप प्रजातियों का वह समूह है जिनमें आपस में संकरण हो सकता है, उनको जीन कोष कहा जाता है। उनको जीन कोष कहा जाता है। तो दोबारा क्लियर कर लो, आप इन चीज़ों को नोट करते रहना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। पादप प्रजातियों का वह समूह है जिनमें आपस में संकरण हो सकता है या होने की संभावना भी हो, उनको जीन कोष कहा जाता है। और वो जो समूह होता है ना, वो पूरा इन्हीं तरह की प्रजातियों से भरा हुआ रहता है, उनकी सभी प्रजातियों में संकरण होता है। अब बात ये आती है कि जीन कोष कितने प्रकार का होता है। मैंने यहाँ पर नोट किया, ध्यान देना इसके ऊपर। जीन कोष मुख्यतः 3 प्रकार का है: प्राथमिक जीन कोष, द्वितीयक जीन कोष, तृतीयक जीन कोष। ध्यान देना इनके ऊपर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जीन कोष क्या क्या होते हैं, इनके काम और किस तरह से इनको डिफाइन किया गया, इनको बांटा गया, वो ध्यान दो। पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक जीन कोष की। हमने ऊपर परिभाषा में ये क्लियर कर लिया है कि जीन कोष के अंदर सम्मिलित की गई पादप प्रजातियों में आपस में संकरण होता है। अब बात ये कितने प्रकार की होती है वो ध्यान दो आप। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक जीन कोष के बारे में। तो प्राथमिक जीन कोष की परिभाषा एकदम आसान है। प्राथमिक जीन कोष देखिए उन प्रजातियों का समूह है, उन प्रजातियों का समूह है जिनका आपस में संकरण आसानी से होता है, और इनकी F2PD उपजाऊ होती है। इनकी आप उर्वर कर दो, उर्वर होती है, ये बेटर वर्ड रहेगा, उपजाऊ मत लिखो, आप उर्वर लिखो। ध्यान देना इसके ऊपर। प्राथमिक जीन कोष किसे कहते हैं? प्राथमिक जीन कोष में उन प्रजातियों का समूह है या उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनका आपस में संकरण आसानी से होता है और इनकी F2PD उर्वर या उपजाऊ होती है। इतना क्लियर हो गया। F2PD क्या होगी? उपजाऊ होगी। और प्राथमिक जीन कोष के अंदर रखी गई सभी प्रजातियों का संकरण आसानी से आपस में हो जाता है। बात आती है द्वितीयक जीन कोष किसे कहते हैं, तो इसको भी समझ लो, एकदम ईजी है। द्वितीयक जीन कोष क्या होता है? वह जीन कोष जिनमें रखी
पादप प्रजातियों का संकरण, पादप प्रजातियों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के साथ, प्राथमिक जीन कोश के साथ कठिनाई से होता है। कठिनाई से होता है, उनको द्वितीयक जीन कोश कहा जाता है। दोबारा समझ लो, वह जीन कोश जिनमें रखी पादप प्रजातियों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के साथ कठिनाई से होता है, उनको द्वितीयक जीन कोश कहा जाता है। तो प्राथमिक का तो क्या था, आपस में ही संकरण हो रहा था और आसानी से हो रहा था, और F2PD भी उर्वर थी। मगर द्वितीयक में क्या होगा कि इनका जो संकरण है वो प्राथमिक के साथ करवाया जाएगा, और ये जो संकरण है वो हो तो जाएगा पर कठिनाई से होगा। और F2PD, इनकी F2PD की दो कंडीशन है, या तो बंदे होगी या फिर उर्वर होगी। बात आती है बंदे किसे कहते हैं, तो वे प्रजातियां जो उपजाऊ नहीं होती है, जिनके जो युग्मक होते हैं नर और मादा, वो सारे जनन की क्रिया करने में असक्षम हो, वो बंदे प्रजातियां कहलाती हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्लियर है, आप इनको एक बार ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको ध्यान में रहे ये चीज़ें। और अब हम देख लेते हैं तृतीयक जीन कोश किसे कहते हैं, इसके ऊपर अब आप लोग ध्यान दो। तृतीयक जीन कोश की जो परिभाषा है ना वो काफ़ी आसान है, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो, तृतीयक जीन कोश किसे कहेंगे, ध्यान देना इसके ऊपर आप लोग, इस चीज़ों को है ना नोट करते रहो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अगर लिख लोगे ना तो वो दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। देखिए तृतीयक जीन कोश किसे कहते हैं, वह जीन कोश जिनमें पाई जाने वाली पादप प्रजातियों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के साथ नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, तृतीयक जीन कोश। इतना क्लियर। और इनकी F2PD पूरी तरह बंदे होती है, ये भी क्लियर। अब समझ लो इस चीज़ को, तृतीयक जीन कोश क्या था, वह जीन कोश जिनमें पाई जाने वाली पादप प्रजातियों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के साथ नहीं होता है, उसे हम तृतीयक जीन कोश कहते हैं। और इनसे जो F2PD निकलेगी वो बंदे होगी। दोबारा हम तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, सारे के सारे ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा जीन कोश किसे कहते हैं, तो जीन कोश क्या होगा, पादप प्रजातियों का वह समूह है जिनमें रखी गई पादप प्रजातियों का आपस में संकरण आसानी से हो जाता है, उन्हें जीन कोश कहा जाता है। जीन कोश मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश और तृतीयक जीन कोश। प्राथमिक क्या था, प्राथमिक जीन कोश वह पादप प्रजातियों का समूह है जिनके अंदर रखी गई पादप प्रजातियां आसानी से संकरण कर सकती हैं और इनसे बनने वाली F2PD उपजाऊ या उर्वर होती है। द्वितीयक जीन कोश क्या था, वह जीन कोश जिनके अंदर रखी गई पादप प्रजातियों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के साथ काफी कठिनाई से होता है और इनसे बनने वाली F2PD या तो बंदे होती है या उपजाऊ होती, उसको द्वितीयक जीन कोश कहा जाता है। और तृतीयक जीन कोश क्या होगा, वह पादप प्रजातियों का समूह है जिनके अंदर रखी गई पादप प्रजातियों का संकरण आपस में बिल्कुल नहीं होता है और इनकी F2PD पूरी तरह बंदे होती है, वो तृतीयक जीन कोश कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जीन कोश वाला सेक्टर जो सेगमेंट है वो पूरा हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद में बात करेंगे जनन द्रव्य के संरक्षण के बारे में।
संरक्षण शब्द इसकी क्रिया को पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर कर देता है। आप सब लोग जानते हो संरक्षण शब्द का अर्थ क्या है? बचाव। संरक्षण का अर्थ है बचाव या बचाना, बचाव या बचाना। तो किसका बचा रहे हैं? जनन द्रव्य को। वापिस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जनन द्रव्य क्या होता है? याद है क्या आप सभी को क्या था? मैंने परिभाषा पिछले दोनों वीडियो में इसकी रिपीट की और तीसरी बार फिर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनन द्रव्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, दोबारा सुन लेना। खेतों में उगाई जाने वाली कृषिगत फसलों एवं उनके साथ उगने वाली जंगली फसलों में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जनन द्रव्य कहा जाता है। तो जो जनन द्रव्य की परिभाषा है ना, वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो शब्द है सामूहिक रूप से। आप ये मत लिखना कि दोनों में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जनन द्रव्य कहलाता है। मैंने बार बार क्लियर की है, सामूहिक रूप से जनन द्रव्य कहा जाता है। दोनों का आनुवंशिक जो पदार्थ है उसको जो सामूहिक एक साथ रखेंगे तो वो जनन द्रव्य कहलाता है। अब जनन द्रव्य संरक्षण क्या होता है, इसकी परिभाषा ध्यान से सुन लो। जनन द्रव्य को विकट परिस्थितियों से निकाल कर ऐसी जगह पर रखना जहां वो पूरी तरह सुरक्षित हो, वह जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। ध्यान से इसको दोबारा सुन लो। जनन द्रव्य को विकट परिस्थितियां, यानी कि जो कठिन परिस्थितियां आती है, विकट परिस्थितियों से निकाल कर ऐसी स्थिति में रखना जहां वो पूर्णतः सुरक्षित हो, वो जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। संरक्षण शब्द ही बचाव की ओर इशारा करता है। तो आप है ना, इस संरक्षण शब्द से इसकी परिभाषा आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान से सुन लेना। जनन द्रव्य को ऐसी परिस्थिति में रखना या विकट परिस्थिति से निकाल करके ऐसी स्थिति में रखना जहाँ वो पूर्णतः सुरक्षित हो, जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं क्लियर करूँगा। अब बात आती है संरक्षण कितने प्रकार का है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। संरक्षण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो है आपका स्वस्थान संरक्षण और दूसरा बाह्य स्थान संरक्षण। ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्वस्थान, जहाँ से जनन द्रव्य लिया जाता है उसी स्थान पर उसको सुरक्षित करना। बाह्य स्थान, जहाँ से जनन द्रव्य को लिया जाता है उससे दूर ले जाकर के उसको सुरक्षित करना, ये क्या कहलाता है? स्वस्थान और बाह्य स्थान संरक्षण। हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। जब पहला हम कर रहे हैं स्वस्थान वाला, नंबर 1 स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण। ठीक है, क्या होगा? जब जनन द्रव्य को उसके मात्र स्थान पर ही, उसके मात्र मत करो आप, ये कर लो। जब जनन द्रव्य को उसके नियत स्थान पर ही संरक्षित कर दिया जाए, तो वह क्रिया स्वस्थान संरक्षण कहलाती है। ये डेफिनेशन क्लियर है। दूसरा क्या होगा? इसी का विपरीत बाह्य स्थान है। बाह्य स्थान क्या होगा कि जब जनन द्रव्य को उसके नियत स्थान से, जब जनन द्रव्य को नियत स्थान से दूर ले जाकर, ये मेन पॉइंट है, नियत स्थान से दूर ले जाकर के संरक्षित किया जाता है तो उसको बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है। स्वस्थान, जहाँ से जनन द्रव्य निकाला वहीं पर उसे सुरक्षित कर दिया। बाह्य स्थान, जहाँ से जनन द्रव्य को निकाला वहाँ से दूर ले जाकर के उसको सुरक्षित कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। NBPG सब जानते हो क्या होती है? उसकी फुल फॉर्म याद है क्या सभी को? नेशनल बायोलॉजिकल प्लांट जेनेटिक रिसर्च सेंटर, जिसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अब बात हम करते हैं कि जब हम जनन द्रव्य को
दिल्ली के सेंटर से निकालते हैं और वहीं पर उसको सुरक्षित कर देते हैं, तो वो तो आपका हो गया स्वस्थान संरक्षण। बाह्य स्थान क्या होगा कि नई दिल्ली से हमने इसके सैंपल को निकाला और उसको लेकर आ गए राजस्थान में और यहाँ ला करके उसको हमने सुरक्षित रख दिया, तो वो कहलाएगा बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य स्थान संरक्षण है ना, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और बाह्य स्थान संरक्षण को अलग अलग रूपों में किया जाता है। पादप का कोई सा भी रूप, कोई सा भी अंग या कोई सा भी भाग हम ले जा करके संरक्षित कर सकते हैं। इस आधार पर हमने इसको अलग अलग पॉइंटों में डिवाइड किया है। पहला आता है बीज बैंक। देखिए बैंक का अर्थ है, बैंक आप सब लोग जानते हो कि आपके पैसों को सुरक्षित करके रखता है, तो बीज बैंक किनको सुरक्षित करेगा? बीजों को। सिंपल सी बात है। तो जब पादप के बीजों को जनन द्रव्य के रूप में, जब पादप के बीज को जनन द्रव्य के रूप में एक जगह एकत्रित करके रख दिया जाता है तो उसको बीज बैंक कहा जाता है। इतनी चीज को क्लियर कर लो। तो इसकी शॉर्ट लाइन क्या होगी? बीज बैंक में क्या होगा? सुरक्षित बीज। एक जगह पर बीज को सुरक्षित करके रख दिया जाता है। इसी के नीचे आपका दूसरा पॉइंट आता है पादप बैंक। क्या होता है? ध्यान से समझना। बाह्य स्थान संरक्षण में हमने कोई भी एक चीज की डेफिनेशन नहीं दी है। इसके अलग अलग पार्ट्स को हम क्या करते हैं? ले जा करके वहां पर सुरक्षित करके रखते हैं। तो आप यहां पर यह समझ लीजिए, पादप बैंक में किसी जनन द्रव्य वाले पादप को ले जा करके सुरक्षित किया जाता है, तो वो जो क्रिया होती है वो पादप बैंक कहलाती है। या हम जहां पर उसको सुरक्षित करते हैं ना, वो पादप बैंक होता है और ये क्रिया पादप बैंक संरक्षण कहलाती है। इस चीज को आप यहां पर क्लियर कर लो। तो पादप बैंक में क्या सुरक्षित रहेगा? आपके जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर पादप हो गए। प्ररोहाग्र, पादप से अलग किए गए प्ररोहाग्र को जहां पर सुरक्षित किया जाता है वो प्ररोहाग्र बैंक हो गया। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप इनको समझ सकते हो। कोशिका बैंक में पादप से अलग की गई कोशिकाओं को सुरक्षित किया जाता है। डीएनए बैंक के अंदर प्लांट से अलग किए गए डीएनए को सुरक्षित किया जाता है। और आखिर में ये डीएनए वाली है। अब हमें देख लो इनको सुरक्षित क्यों करते हैं, ये सवाल आता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बता रखा है, सुरक्षित रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो पौधे होते हैं उनके अंदर रोग फैलना और उनके ऊपर महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। और जब इनका संरक्षण कर लिया जाता है, इनका डाटा तैयार कर लिया जाता है, तो जब भी कोई रोग या कोई महामारी आती है उनका अध्ययन करके हम उनको यहाँ से ठीक कर सकते हैं, उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। इसीलिए इन सब का संरक्षण जरूरी है। और जनन द्रव्य तो काफी जरूरी है क्योंकि आप सब लोग जानते हो जनन द्रव्य के द्वारा पादप के इंटरनली जितने भी सोर्सेस होते हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। और तो और उनके अंदर क्या चीज ऐसी है जो उनकी वृद्धि को, उनकी ग्रोथ को डैमेज कर रही है, रोक रही है, उनको भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं कौन कौन सी है। ये तो हमने देखे रूप, यानी कि किन किन रूपों में पौधों को संरक्षित करके रखा जा सकता है। कौन कौन से थे? बीज के रूप में, पौधे के रूप में, प्ररोहाग्र के रूप में, कोशिका के रूप में और डीएनए के रूप में। अब आती है कि ये जो संरक्षण की क्रिया है वो किन किन चरणों में पूरी होती है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है संग्रहण करना, यानी कि इकट्ठा। संग्रह किसको करेंगे? मैंने ऊपर रूप बता दिए हैं, चाहे वो बीज भी हो सकता है, वो पादप भी हो सकता है, वो कोशिका भी हो सकती है, वो डीएनए भी हो सकता है। जब इन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो वो क्रिया संग्रहण की कहलाती है। संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना स्टोर में, और इन सभी चीजों को जो मैंने ऊपर रूप बताए हैं उन्हीं को वहां पर क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। तो सबसे पहली क्रिया कहां से शुरू होती है? संग्रहण के काम से। संग्रहण के बाद में आप क्या आता है? संरक्षण। ध्यान दो, संरक्षण। संरक्षण यहाँ पर क्या बताएगा? संग्रह तो कर लिया, अब ये नहीं है कि कहीं पर खुले में ले जाकर के उनको रख देंगे, तो वो तो उनके लिए स्थान सुरक्षित है नहीं, सिंपल सी चीज है। तो क्या दिक्कत आएगी? संग्रह के संग्रहण वहीं पर किया जाता है जहां पर वो अनुवांशिक पदार्थ पूरी तरह सुरक्षित हो या संरक्षित हो। तो वो
इस चीज के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना है कि जहां पर संग्रह कर रहे हैं वो एक सुरक्षित स्थान हो, वो सुरक्षित स्थान हो उनके लिए। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन आप सब लोग जानते हो कि मूल्यांकन की क्रियाओं में एकत्रित किए गए पादप के अंगों को जांचा जाता है कि उनके अंदर कोई रोग तो नहीं है ना, या वो कहीं से डिफेक्टिव तो नहीं है, उनके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो प्लांट सेल्स हैं, वो कहीं से डिफेक्टिव नहीं हो, वो मृत नहीं हो। ये सब जांचने के बाद में आगे क्या काम होता है, तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो जांचने और परखने की जो क्रिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन के बाद में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। अब सूचीबद्ध क्या होता है? सूची तैयार करना। देखो, हर एक काम को जब कंप्लीट करते हैं तो उनका एक डेटाबेस तैयार होता है कि ये जो प्लांट है वो किस चीज़ का है, इसके अंदर क्या कमी है, इसमें कैसा सुधार करना है, और इसको किस तरह की दवाई है, इसमें अगर कोई रोग है तो वो किस तरह का है। तो ये सारा जो डाटा तैयार होता है वो एक सूचीबद्ध के रूप में होता है, वो सूची तैयार की जाती है ताकि भविष्य में ध्यान में रहे कि इस पादप में क्या कमी थी। अब बात आती है गुणन का। गुणन क्या होता है, ध्यान से समझना कि मान लो कोई पौधा है वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उससे जो F2PD मिल रही है वो उपजाऊ है, या फिर उनमें अगर कोई कमी रही तो उनको दूर करके काम किया जाता है गुणन का। काम किया जाता है गुणन का, मल्टीप्लेक्शन, यानी कि उनकी संख्या का 1 से 2 गुना कर देना। अगर एक पौधा है तो उसको क्या कर दिए, मल्टीप्लेक्शन के द्वारा हमने 2 कर दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गुणन का लाभ क्या है। एक पादप को जब हम ले जाते हैं तो उसका गुणन करके उसकी संख्या में लगातार उसको बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या में परिवर्तन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उन पादपों को किसानों तक पहुंचाया जा सके। तो ये होता है गुणन का काम। अब बात ये कर लेते हैं फिर वितरण क्या होगा। वितरण का अर्थ है बांटना, यानी कि किसानों तक उन लाभप्रद और उपजाऊ बीजों को पहुंचाना या उन किसानों तक उन्हें बांटना वितरण कहलाता है। और फिर आखिर में उपयोग है, तो उपयोग का अर्थ सब जब जानते हो, वितरण के बाद में किसान उन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनको काम में लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तो ये है आपकी सभी जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं। हमने आज जीन कोश के बारे में जान लिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनके तीनों भाग होते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण को देख लिया, इनको बचाने का, फिर जनन द्रव्य संरक्षण के दोनों प्रकार ध्यान में दे लिए। फिर बाह्य स्थान संरक्षण का रूप देखें, किन किन रूपों में पौधे को सुरक्षित किया जाता है वो हो गए। और जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं कि किन क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनन द्रव्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप एक बार नोट करो, इनको बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लो ताकि आप इनको आसानी से समझ सको। अगर आपको इनके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी सवाल है, वो आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर, उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे, आगे हम अगला टॉपिक लेंगे। तो आप इनको याद करते रहो, इनको नोट करते रहो ताकि आपको आगे दिक्कत न हो।